अभी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो शायद ऊपर चले गए होंगे, तो वो आ नहीं रहे। तो एक हमारे मिश्रा जी हैं, कहते हैं कि आरटीआई में पीएमओ के G7 हाँ, वो उन्होंने बड़ा विचित्र से जवाब दिया है कि 2 देशों के बीच के संबंध खराब हो सकते हैं अगर इफ एनी इन्विटेशन इज देयर, इफ एनी ब्रैकेट में है जवाब में। तो क्या पता इन्विटेशन मिला हो या ना हो। इन्होंने कपड़े सिलवा लिए होंगे नए वाले, और वो अनिल अंबानी साहब का डील भी तो करना था। तो उसमें देखिए G7 का अपना एजेंडा वो डेवलपमेंट से जुड़ते हैं कि आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों में किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाया जाएगा। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक जुड़ी हुई मसलों पे मीटिंग नहीं होती है, व्यापार से जुड़े हुए मसलों पे मीटिंग होती है। हाँ, ठीक बात है, साइलाइट में वहां पे वो कुछ स्ट्रेटेजिक मसलों पे भी बात कर लेते होंगे, लेकिन मुख्यतः व्यापार से जुड़ा हुआ मसला होता है। हम क्या लेंगे, क्या देंगे, किसके यहाँ से क्या क्या टैरिफ, क्या टैक्सेशन, इस तरह की चीजों को लेकर के वहां पे चर्चा होती है। और हिंदुस्तान का वहां होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस हिंदुस्तान में है। तो वो सरकार चाहे किसी की भी रहेगी, दुकानें जहां पे खुली हुई हैं वहां पे ग्राहक को तो बुलाया ही जाएगा। तो हम वहां बतौर ग्राहक जाते हैं, वहां हम कोई मतलब उस पूरे मॉल में हो सकता है कुछ हम खरीद लें, उनका लाभ हो जाए। तो ऐसे देशों को वहां विशेष आमंत्रित के तौर पे बुलाया जाता है। हम जा रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। आप बताइए, G20 हमारे यहाँ पे हुआ या G7 में हम 2019 से लगातार बुलाए जा रहे हैं। क्या निकला है, हासिल क्या हुआ है? ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ा है ना। मतलब आप चीजें वहां से खरीद करके ला रहे हैं, यहाँ का माल तो वहां बिक रहा नहीं है। तो ये सब सिर्फ फोटो ऑप्स हैं और इनका कोई लाभ तो है नहीं। मनीष भाई, थोड़ा इस तरफ भी आ जाते हैं कि एक बात की बड़ी चर्चा, अब जो दुनिया भर के जो प्रबुद्ध और इंटेलेक्चुअल लोग हैं उसमें ज्यूज भी आ गए। मतलब जो ज्यूज में भी जो मतलब जो कि प्रबुद्ध हैं या जो अपने आप को भी सवाल पूछ सकते हैं, है ना, उसमें घबराते नहीं, ऐसे सब लोग के बीच में एक चर्चा बड़ी चल रही है। और मैं इसको इसलिए विशेष रूप से आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि हम इसको एड्रेस करें, इसलिए क्योंकि वही अवगुण जो है हम में खिल उठा। कुछ अगर उसको कंपेयर करें तो लगता है कि वो अवगुण जो कि यहूदियों में पता नहीं 2, 3, 4 हजार सालों से है, वो अब हम में भरपूर खिल उठा है। वो है कि हम मतलब हमारे ऊपर हमको अचानक से एक ऐसा एक गर्व हो चला है कि हम मतलब हम हैं। जैसे यहूदियों में ये हो रहा है। ये बड़े पत्रकार हैं वहां के, बड़ा उनके नाम का उच्चारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं उनका नाम ले नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यहूदियों में ये बहुत मतलब ज्यूज उस तरह वहां वेस्टर्न जर्नलिज्म में बड़ा नाम है, इजराइल में बड़ा नाम है इनका। ये कुछ कह रहे हैं, इनको सुनना चाहिए। और क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं, इस पर भी हमको बात करनी चाहिए। सुनिए आप। You to tell us what to do. Who are you? Who is the international community to tell Israel what to do? International law? Who? Wonderful thing. If we are the chosen people, who are you to tell us what to do? Who are you? Who is the international community to tell Israel what to do? International law? Who? Wonderful thing. It doesn't apply on us. It applies on any other place on earth, not on Israel. Because we are the chosen people. Don't you understand it? The second very deep-rooted value is obviously the value of we, the victims, not only the biggest victims, but the only victims around. I know many occupations which were longer than Israeli occupation, than the Israeli occupation. Some were even more brutal, even though it's getting harder and harder to be more brutal than the Israeli occupation. I don't recall one occupation in which the occupier present himself as the victim. Not only the victim, the only victim. If to phrase here, if to quote here the late Golda Meir, whom I quoted also last time, I know, but it is so unforgettable I have to use it again. She once said that we will never forgive the Arabs for forcing us to kill their children. We are the victims. We are forced to kill their children. Poor us. And as the victim and the only victim in history, again, it enables us the rights to do whatever we want, and nobody is going to tell us what to do because we are the only victims. To this, there is a third very deep-rooted value. And this is the very deep belief, again, everyone will deny it, but if you scratch under the skin of almost every Israeli, you'll find it there. The Palestinians are not
equal human beings like us. They are not like us. They don't love their children like us. They don't love life like us. They were born to kill. They are cruel. They are sadists. They have no values, no manners. Look how they kill us. This is very, very deep-rooted in Israeli society, and maybe that's the key issue. Because as long as this continues, nothing will move. As long as most of the Israelis don't perceive the Palestinians as equal human beings, we are so much better than them. We are so much developed than them. And we are so much human than them. As long as this is the case, all our dreams, and we have some dreams, and I'll get to them, all our dreams will never become true as long as this core issue will not change. तो अब ये भी हजारों सालों से अपने आप को विक्टिम समझ रहे, हम भी कुछ 1,500 या 1000 साल से अपने आप को विक्टिम समझ रहे। ये पूरी भाषा जो बोल रहे थे मयूर भाई, 80 साल पहले हिटलर यही कह रहा था, ये ज्यूज नीचे हैं, जर्मन्स ऊपर हैं, ये ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, ये क्रूएल हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, ये अपने बच्चों को हमारी तरह प्यार नहीं कर सकते, ये अपने बच्चों को जैसे हम बेहतर, यही सब बातें तो थी। और किसी और कौम ने इन्हें गैस चेंबरों में यही सब बातें कहते हुए डाला था, और आज ये लोग यही सब बातें कहते हुए किसी और को गैस चेंबर में डाल रहे हैं। ये इतिहास का एक चक्र है ऐसा, अक्सर यही हुआ है कि जब ताकत मिलती है तो विक्टिम जो है ना वो खुद ऑप्रेसर बन जाता है, वो खुद आतताई बन जाता है, दानव बन जाता है। ताकत को मिल जाना, सफलता को पचा लेना, सफलता पाना एक चीज जो होती है, सफलता को पचा लेना, और उस सफलता के मद में जो है मतलब कपड़े फाड़ करके सड़कों पर बेशर्म घूमना, ठीक है, हर इंसान के ऊपर, हर काम के अंदर थोड़ी एक अस्मिता और एक भावना रहनी चाहिए। वो स्थिति थोड़ी सी रहे तो इकोनॉमी अच्छी चलती है, काइंड ऑफ होती है। अभी ये नेतन्याहू और इस तरह की टीम ने जो हालात बना दिए हैं, पूरी दुनिया एक ऐसे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है, मुझे लग रहा है। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा मयूर भाई, मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, शिप लिए आते हैं, और उन्हें कुछ मैं प्रोजेक्ट और उसके मॉनिटरी इवैल्यूएशन की चीजों के ऊपर परिणाम को आंकड़ों में नहीं बता सकते हैं, संख्या में नहीं बता सकते हैं, तो इट डजंट एग्जिस्ट, मतलब वो है नहीं वास्तव में। और आप देखिएगा आजकल के नेता किसी किस्म के डेटा में बात नहीं करते, एब्स्ट्रैक्ट चीजों में बात करते हैं। जैसे हमारा गर्व, हमारा सम्मान बढ़ गया, विदेशों में हमारा सम्मान बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, कैसे नापेंगे इसको? पहले 100 लीटर सम्मान होता था, अब 150 लीटर होने लगा है क्या? देयर शुड बी सम डेटा ना, आप जिसको बड़ा ये था, अब ये है आगे और हम इसके लिए करें। नहीं, हमारा सम्मान बढ़ गया। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसके पहले एक हंसपा मोदी जी थे, अभी हट गए, कांग्रेस के थे, उनका भी यही था, छत्तीसगढ़िया अस्मिता। तो क्या बढ़ गया? ये अस्मिता को कैसे नापा जाता है? आप पॉवर्टी एलिविएशन को नाप सकते हैं, आप सड़कों की लंबाई को नाप सकते हैं, आपने कितने रोजगार दिए उसको नाप सकते हैं। इन विषयों पर आप बात करेंगे तो कोई दूसरा आंकड़ा फट से आ जाएगा। आप देखिए 2019 के बाद से तो एनएसएसओ के आंकड़े आने बंद हो गए हैं, किसी भी विभाग का आंकड़ा नहीं आता है। जो मंत्री कुछ भी बोल दे, जो कोई अधिकारी कुछ भी बोल दे, दो अलग-अलग जगहों पे अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग आंकड़े बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं कोई परफेक्ट आंकड़ा नहीं है। आंकड़ों से, डेटा से ये लोग बचते हैं। जहां भी ऑब्जेक्टिवली वेरिफाइबल इंडिकेटर लेकर के अपनी बात को सिद्ध करने की स्थिति बनती है, ये वहां से भाग जाते हैं। और ये किन विषयों पर बात करेंगे? ये सिर्फ गर्व पे बात करेंगे, ये सिर्फ इतिहास में हमारे साथ, और इन्हीं बकवास और एब्स्ट्रैक्ट बातों को चिल्ला चिल्ला करके
हमारे यहाँ तर्क में भी मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर हम इसी तरह से टीवी ये हालत बना दिए, हम तो आप बड़ी शांति से बातचीत कर रहे हैं, शाम की बहस को आप देखिए किसी टीवी चैनल पर, मतलब वहां पे वो कुकुर झौंसी वाला, भोजपुरी में कहते हैं कुकुर झौंसी चल रही है। अभी 1-2 दिन पहले एक बंदा जो है वो शीर्षासन करने लगा पूरे नेशनल टीवी के ऊपर में, नेशनल चैनल पर। तो इस तरह की अरे नाटकबाजियां वो भदौरिया, अच्छा मजे की बात, वो तो बड़ी मजे की बात है। लोगों को मनीष लगता भाई, है यही बातचीत का तरीका है, लोगों को लगता है इसी नहीं, तरह से ही बस होनी चाहिए चर्चा। उसमें माफ करो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, उसमें तो मजेदार बात है, वो दर्शकों को बता दें, एक कोई चैनल है, कौन सा है, वो सब एक से दिखते हैं, पता नहीं लोगो अलग अलग होता है, लेकिन चैनल तो एक ही, काम तो उसका एक ही है। तो वो जो कोई एक चैनल है, वहां पे योग योग अब ये योगा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो योग है योगी कहूंगा उसको, योग डे, योग दिवस के उपलक्ष्य में कोई चर्चा हो रही थी एक दिन पहले। तो भाजपा और संघ की ओर से भी एक प्रवक्ता थे, और ये भदौरिया साहब पता नहीं अब समाजवादी हैं या कांग्रेस की, लेकिन दोनों में से कोई एक है। तो अनुराग भदौरिया नाम है उनका। तो बहस वहां तक हो गई, जा चुकी, मतलब पहुंच गई कि भदौरिया साहब ने जो है स्टूडियो में धड़ाक से धड़ाम से कर दिया शीर्षासन। अब वो संघी जो है उनकी बेल्ट ढीली हो गई, उनके पसीने छूटे, और पब्लिक ने बड़ी तालियां बजाई। ये एक तरह का सर्कस ही था, लेकिन भदौरिया ने किया ये दिखाने के लिए कि अगर आप इतना योग 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 लेके जो घूम रहे हो, तो एक छोटा सा एक आसन करके दिखा दो भैया। योग का ही आसन है, इसका नाम है शीर्षासन। पता है आपको, वो सब होने के बाद वो संघी जो था, उसने क्या दलील दी, ये योग नहीं कह, इसको योग नहीं कहा जा सकता। आपने जूते पहन के शीर्षासन किया है, योग में जूते नहीं पहन सकते, तो ये योग ही गलत है। उसके बाद बचाव के लिए यही था बस। आप समझ रहे हैं, जैसे कि इससे बढ़िया, इससे फालतू कोई जोक नहीं हो सकता, लेकिन वो उस गंभीरता से कह रहा है। और कैसे चाहे जैसे लोगों को